तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर पीएस मेहंदी तुष्निवाल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन एसबीआईएल। आज शुरुआत होने वाली है हमारे नए चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हेलो, गुड इवनिंग प्रियांशी, ऋषि, आदित्य, दिव्या, राधे राधे, गौरव, हेलो शैलेश, गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग अर्शी, गुड इवनिंग इक्षा। जी, आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये आपका आज का चैप्टर होने वाला है। लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। हेलो विपुल, भूमि, लक्ष्मी, गुड इवनिंग इशिका, आयशा, हेलो साहिल, गुड इवनिंग अनिष्का, साधक, अ वेरी ब्यूटीफुल से गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आई होप आप आपका माइंड रिलैक्स कर दिए हो और रिलैक्स करके आज एसबीआईएल के लेक्चर में आए हो। ऋषि पूछता है, मैम इतना पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब नहीं होता क्या? नहीं नहीं ऋषि, सी आई लव दिस। और जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो उससे कभी दिमाग खराब नहीं होता, इवन दिमाग अच्छा हो जाता है। अगर मेरा कभी किसी रीज़न से दिमाग खराब भी है तो आप लोगों को पढ़ा कर, आप लोगों से बात कर कर मेरा दिमाग, मेरा मूड, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सो व्हेन यू लव योर जॉब ना, तो कभी भी दिमाग खराब नहीं होता है ऋषि। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बच्चा लोग। आज के टॉपिक्स क्या है? इंट्रोडक्शन हम देखने वाले, नेशनल बोर्ड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड और उसके फंक्शंस, मेमोरेंडम और रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई और क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स है। ठीक है, हाँ जी। तो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कि आखिरकार माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है क्या और क्यों इन लोगों के लिए एक नया एक्ट लेकर आए हैं। सी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नया एक्ट लेकर आया है, दैट इज एमएसएमईडी एक्ट 2006। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है आखिरकार माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम क्या है। बट फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस एक्ट। कि अगर आप ऐसी कोई एंटरप्राइज हो तो माइक्रो में आ रही है, स्मॉल में आ रही है या मीडियम में आ रही है, देन गवर्नमेंट चाहती उन एंटरप्राइज को बेनिफिट हो, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी हो बूस्ट हो। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब करें, वो चाहती कि सब लोग बिजनेस करें, सो दैट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोगों का, आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी और लोग कुछ नया यहाँ पर करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आती रहती है और नए नए बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब लालच देती हैं उन लोगों को वो। See, बहुत सारे सिर्फ लार्ज लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं है। इफ़ वी कंसिडर इंडिया, इफ़ वी कंसिडर आर कंट्री, तो वी नो कि मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो हमारे छोटे छोटे एंटरप्राइज है, माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइजेस है। कुछ ही ऐसी एंटरप्राइजेस है जो लार्ज एंटरप्राइजेस है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि उन एंटरप्राइजेस के लिए कुछ किया जाए। एंड दैट्स द रीज़न हमारा एक्ट आया है। एक्ट का नाम है एमएसएमईडी एक्ट 2006। यू कैन सी एक्ट भी क्या बोलता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। इनको हमें कुछ डेवलप यहाँ पर करना है। थैंक यू भूमि। अच्छा, आखिरकार माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोला किसको जाएगा, कैसे आप क्लासिफाई करोगे एमएसएमई को? तो वी ऑल नो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, राइट। चैप्टर 1 में स्केल ऑफ ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया है माइक्रो क्या, स्मॉल क्या, मीडियम क्या। लेकिन यस यस, गजनी हो तुम लोग तो सब भूल जाते हो, तो हम यहाँ पर आपको फिर से समझाने वाले हैं। सी, आपको दो चीजें देखनी है, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपको देखना है यहाँ पर टर्नओवर। माइक्रो स्मॉल और मीडियम को हम लोग कैसे यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अगर ऐसी कोई एंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है, दीदी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का, और साथ ही साथ जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब क्या, मतलब टोटल सेल्स, साथ ही साथ जो टर्नओवर है दैट इज टोटल सेल्स आपका 5 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, उस एंटरप्राइज को आप बोलने वाले हो माइक्रो एंटरप्राइज। अच्छा, स्मॉल एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है
पर उसका टर्नओवर कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ तक। मीडियम 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और आपका टर्नओवर है 250 करोड़ तक का। क्वेश्चन आता है कि मैम याद कैसे करें हम इसे, तो अभी बताया जाता है। हमें सिर्फ एक फिगर याद करना है। कौन सा फिगर याद करना है आपको, 1 करोड़ और 5 करोड़। अभी क्या करना है, जो मैं बोलती जाती हूँ, 1 करोड़ इंटू 10 करो, 10 करोड़ हो गया है। 5 करोड़ इंटू 10 करो, 50 करोड़ हो गया है। 10 करोड़ इंटू 5 करो, 50 करोड़। अगेन 50 करोड़ इंटू 5 करो, 250 करोड़। और ये पूरी की पूरी टेबल आपकी बन के रेडी हो गई है ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंटू 5 इंटू 10। याद आया, याद कर चुके हो, ग्रेट ग्रेट। यहाँ पर भी कर लेते हैं, 1 करोड़ इंटू 10 करेंगे, 5 करोड़ इंटू 10 करेंगे, फिर इंटू 5 करेंगे। तो किसे माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे, किसे स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे, किसे मीडियम एंटरप्राइज बोलेंगे, क्या ये चीज़ पे पूरी क्लैरिटी है हमें। 1 और 5 याद करना है। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब ऐसी एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है मैक्सिमम। मेक श्योर ये लिमिट्स हमें पता है कैसी हैं, मैक्सिमम लिमिट्स है, मिनिमम नहीं है ना, मैक्सिमम 1 करोड़ तक है। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो हो जाएगी। फिर इंटू 10 करोड़, फिर इंटू 10 यहाँ पर 50 करोड़, इंटू 5 50 करोड़ एंड 250 करोड़। एक क्वेश्चन है मेरा, एक एंटरप्राइज है जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 70 करोड़ से और टर्नओवर 270 करोड़ से। वो कैसी एंटरप्राइज है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 70 करोड़ एंड टर्नओवर इज 270 करोड़। मीडियम से ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद की जो भी एंटरप्राइज होगी इट विल बी लार्ज एंटरप्राइज। ठीक है, वो कैसी होगी, लार्ज एंटरप्राइज होगी। क्या यहाँ तक डन है। नेक्स्ट यू विल सी सम डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वी आर गोइंग टू कवर इट फॉर श्योर। जिसमें से पहली डेफिनेशन आती है अपॉइंटेड डे। आखिरकार अपॉइंटेड डे होता क्या है, तो मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो, क्या समझ आता है देखते हैं। अपॉइंटेड डे एज टू मीन द डे फॉलोइंग immediately after the expiry of the period of 15 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or any of the services by a buyer from a supplier। क्या किसी को समझ आया है ये पॉइंट, किसे बोला गया अपॉइंटेड डे। यहाँ पे सप्लायर कौन हो गया, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज जो सप्लाई कर रही है। यहाँ पर बोला गया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अपॉइंटेड डे मतलब क्या। तो अपॉइंटेड डे मतलब ऐसा डे जब से सामने वाला बायर ने गुड्स एक्सेप्ट किया है, वहाँ से 15 डेज देखेंगे। जैसे ही 15 डेज एक्सपायर हो रहे मानी कि 16th डे, तो 16th डे आपका अपॉइंटेड डे हो जाएगा। लेकिन दीदी इससे मतलब क्या, मतलब 16th डे तक सप्लायर के पास पैसे आ जाने चाहिए, उसको उससे पैसे मिल जाने चाहिए। तो जब से गुड्स एक्सेप्ट हुए हैं, द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, वहाँ से 15 डेज एक्सपायर हो गए, 16th डे इज़ द अपॉइंटेड डे। और इस 16th डे में आपको आपके पैसे मिल जाने चाहिए, सप्लायर को यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उसके पैसे मिल जाने चाहिए। क्या इस पर कोई भी डाउट है हमें, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज है। एनी डाउट। क्या ये क्लियर हो गया है पक्का। ये 15 डेज के इमीडिएटली फॉलोइंग कौन सा डे है, 16th डे। सो 16th विड बी अपॉइंटेड डे। यस यस, सप्लायर को 16 डे तक तो पैसे मिल जाने चाहिए। अच्छा, बोर्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है बोर्ड मीन्स नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि एस्टेब्लिश करी है सेक्शन नंबर 3 में। तो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, यहाँ पर पूरे चैप्टर में आप कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हो, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ने वाले हो, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर MSMED एक्ट विच इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। उस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि हमने सेक्शन नंबर 3 में बता रखा है बोर्ड क्या, ये नेशनल बोर्ड है MSMEs के लिए। पूरा हमें डिटेल में पढ़ने वाले, बट वेन एवर यू विल सी बोर्ड, बोर्ड मतलब याद रखना नेशनल बोर्ड फॉर MSME।
नेक्स्ट है यहाँ पे सप्लायर। आखिरकार सप्लायर किसे बोला गया है? तो सप्लायर कौन हो सकता है? आपकी माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज जिन्होंने मेमोरेंडम फाइल किया है। मेमोरेंडम बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है जो एंटरप्राइज को फाइल करनी होती है, जिन्होंने प्रॉपर अथॉरिटी के साथ एप्लीकेशन फाइल करी है। और इनके अंदर कौन आता है? सप्लायर में ये तीनों के तीनों लोग इंक्लूड होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसको आप आज के ही लेक्चर में डिटेल में पढ़ोगे। NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये भी क्या हो गया? सप्लायर हो गया। दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो समझना बेटा जस्ट अ मिनट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हर एक स्टेट की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र कंसिडर करूँ तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगी। हरियाणा करूँ तो हरियाणा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान हुआ तो राजस्थान इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो वो भी अगर कंपनी है इट विल ऑल्सो कम अंडर सप्लायर। या कोई भी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट या बॉडी, जिस भी नाम से बोलो, अगर वो एंगेज्ड है गुड्स सेल करने में प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज गुड्स प्रोड्यूस कर रही, आप उन्हें आगे सेल कर रहे हो, आपका काम ही वही है, आप उसमें एंगेज्ड हो, तो आप भी यहाँ पर सप्लायर माने जाओगे एज पर सेक्शन 2N ऑफ MSMED एक्ट। ठीक है, क्या ये क्लियर है? तीनों डेफिनेशंस दिमाग में गई? क्या मैं फिर से समझाऊं आपको अपॉइंटेड डे का, अगर डाउट हो रहा हो तो? क्या डाउट है किसी में? समझो, लेट्स अज्यूम हमें सप्लायर, हमने गुड्स सप्लाई किए हैं, गुड्स एक्सेप्ट हो गए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स क्या है? गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं। लेट्स अज्यूम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स है, हमने गुड्स सप्लाई किए, गुड्स एक्सेप्ट कर लिया अपने 31 मई को। ठीक है, 31 मई को क्या कर दिया है हमने? यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है गुड्स को। अब जब से गुड्स एक्सेप्ट हुए हैं वहाँ से हम लोगों को अपॉइंटेड डेज कैसे पता चलेगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज। 15 डेज के बाद जो भी नेक्स्ट इमीडिएट डे है, एक 15 डेज कब खत्म हो रहे हैं यहाँ पर? 15 जून को। 15 जून से जस्ट फॉलोइंग डे क्या है यहाँ पर? 16 जून। तो कहना ही से ये जो हमारा 16 जून है इट विल बी कंसिडर एज अपॉइंटेड डेट, और इस दिन तक सप्लायर को अपने पैसे मिल जाने चाहिए। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? इस दिन तक सप्लायर को अपने पैसे मिल जाने चाहिए। बोर्ड मतलब क्या होता है? हमें पता चल गया। बोर्ड मतलब जो कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है। सप्लायर मतलब कौन होगा? सप्लायर में हमें 3 चीज़ें पता चली हैं। सबसे पहला नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC हम लोगों को यहाँ पता चल गया है। सेकंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि किसी भी स्टेट का हो सकता है या किसी भी यूनियन टेरिटरी का हो सकता है। उसके बाद बोला गया है कोई भी कंपनी, बॉडी, कॉरपोरेट कुछ भी हो जाए, किसी भी नाम से कंपनी या कोई भी बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी ट्रस्ट, ठीक है, या कोई भी आपका ट्रस्ट, तो क्या कर रही है? गुड्स सेल कर रही है। और वो गुड्स सेल कर रही है जो किसने प्रोड्यूस किए हैं? जो MSME ने प्रोड्यूस किए। ऐसे गुड्स सेल कर रही है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय MSME। या अभी एकदम पक्का पक्का गया दिमाग में? क्लियर हो गया तीनों की तीनों डेफिनेशंस? तो दीज आर द 3 डेफिनेशंस। हाँ जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ज़रा MSME के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आप MSME अपने आप को बताना चाहती हो तो कैसे रजिस्टर करोगे फॉर MSME? ठीक है, सप्लायर मतलब वही होता है जो कुछ सप्लाई करता है अनुष्का, और इस चैप्टर में सप्लायर कौन है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। अच्छा, लेट्स सी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ MSME। कैसे MSME को रजिस्टर करवाया जाएगा? MSME ना कोई भी हो सकती, ध्यान से समझना। इवन दो अगर मेरी कोई सोल प्रोपराइटरशिप की दुकान है तो भी मैं उसे MSME की तरह डिक्लेयर कर सकती हूँ।
अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर विद इन द लिमिट है, अगर मेरी कोई पार्टनरशिप है वो भी एमएसएमई की तरह डिक्लेयर हो सकती है, अगर कोई एचयूएफ है वो भी एमएसएमई की तरह डिक्लेयर हो सकता है। ईदर इट इज़ कंपनी, ईदर इट इज़ एलएलपी, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी है चाहे वो ट्रस्ट है, उसको आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, एज अ एमएसएमई डिक्लेयर कर सकते हो। क्या इस पॉइंट पे क्लियर हुआ? क्योंकि अगर आप एज ए एमएसएमई डिक्लेयर हो जाते हो, गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर देती है। क्या ये बात क्लियर है? तो एमएसएमई के लिए इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज फुल्ली ऑनलाइन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है? एकदम ऑनलाइन है, पेपरलेस है। यहाँ पर पेपरलेस है, अभी ऑनलाइन है तो पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ बोला गया आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, मतलब किसी और से सर्टिफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पर पोर्टल क्या है हमारा? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, इस पर आप आपकी एमएसएमई को रजिस्टर करवा सकते हो। व्हाट इज़ द पोर्टल? आपको मेरे साथ बोलना है। क्या पोर्टल है हमारा? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। क्या है? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अच्छा, अभी मुझे एमएसएमई की तरह रजिस्ट्रेशन कराना है। तुम्हें पता है सबसे प्यारी बात क्या है? कोई फीस ही पे नहीं करनी। देयर इज नो फीस फाइलिंग, नो फीस फॉर फाइलिंग। फाइलिंग करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। आप कोई भी एंटिटी हो, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आप एमएसएमई की तरह डिक्लेयर हो जाओगे। उद्यम मतलब क्या हुआ? बिजनेस। ठीक है, तो आप एमएसएमई की तरह डिक्लेयर हो जाओगे। बस क्या चीज़ की ज़रूरत है? आपका आधार नंबर होना ज़रूरी है। तो आधार नंबर रिक्वायर होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी हम चीज़ें समझते हैं। अगर मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब मैं अकेली बिजनेस कर रही हूँ, इफ़ आई हैव ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो किसका आधार नंबर चाहिए होगा? दीदी, जो सोल प्रोप्राइटर होगा उसका। बिल्कुल परफेक्ट। तो आधार नंबर किसका चाहिए होगा? प्रोप्राइटरशिप फर्म है हमारा, तो प्रोप्राइटर का चाहिए होगा। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म है, एक से भले दो, दो से भले तीन, काफ़ी सारे लोग पार्टनर्स हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप फर्म में किसका यहाँ पर आपको आधार चाहिए होगा? जो मैनेजिंग पार्टनर है, मेन पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर का आधार ले लो आप। HUFA हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसमें कर्ता का हमें यहाँ पर आधार चाहिए होगा। कर्ता कौन होता है? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। पूरे बिजनेस को कौन मैनेज करता है? कर्ता मैनेज करता है, तो उसका आधार नंबर ले लो। हम आधार नंबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है। अच्छा, अगर हमारी कंपनी है या फिर LLP है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो उस केस में उन्हें क्या प्रोवाइड करना है? उनका GST आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना पड़ेगा। GST मतलब होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना है, पैन भी देना है अलॉन्ग विद आधार कार्ड। तो आधार नंबर तो देना है, उसके साथ साथ हमें GST भी देना है और यहाँ पे पैन नंबर भी देना रहेगा। क्यों दे रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है हमारी एंटिटी का। क्लियर है? फिर बोला गया कोई भी एंटरप्राइज को एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? ओनली वन टाइम, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। हालांकि बोल दिया गया एक रजिस्ट्रेशन में आप कितनी भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया? मैंने मेरी सोल प्रोपराइटरशिप का उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, वॉट आई हैव डन इज, मैंने मेरी सोल प्रोपराइटरशिप का उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लिया। इट मीन्स मैं हो गई हूँ अभी MSME, है ना? मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैं हो गई MSME। एक बार ही आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हो विथ वन रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स मैं हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही हूँ तो भी चलेगा, मैं उसके बाद सर्विसेज दे रही हूँ तो भी चलेगा, उसके बाद मैं कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ तो भी चलेगा। तो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपकी एंटिटी मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकती है। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ओनली वन रजिस्ट्रेशन और आप उससे मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यही पार्ट बोला गया है। एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसिंग या दोनों आप कर सकते हो एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन में। क्या ये क्लियर है? इजी पीजी है। एक बार बोले पूरा? चलो चलो चलो, एक बार साथ साथ रिपीट करेंगे, है ना? रिपीट करना है हमें।
उद्यम हम क्या करा रहे हैं, बेसिकली हम हमारी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये प्रोसेस कैसा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है, पेपरलेस है, और डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन है। क्या कोई फीस फाइलिंग है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए? नो फीस फाइलिंग, ओनली योर आधार नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। सोल प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर का, पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर का, एचयूएफ है तो कर्ता का, इफ एट ऑल अगर कंपनी है, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर ट्रस्ट है तो क्या चाहिए, आधार नंबर के साथ साथ जीएसटी और पैन भी चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन से यू कैन कैरी मल्टीपल एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, सर्विसिंग भी कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो। डन। चलो, फिर क्या बोल दिया गया है यहाँ पर, इस प्रोसेस के लिए जब भी आप रजिस्टर कराते हो अपनी एंटिटी को, तो इस प्रोसेस के लिए आपकी एंटरप्राइज क्या कहलाएगी, उद्यम कहलाएगी। इन द वेरी फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू, अब हमारी एंटिटी क्या कहलाएगी, यहाँ पर उद्यम कहलाएगी। और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमने रजिस्टर करवा दिया है, अ सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन है रे बाबा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही इशू हो जाएगा जैसे ही रजिस्टर कर दोगे। और इस सर्टिफिकेट में होता है एक डायनेमिक क्यूआर कोड। जैसे क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जैसे पेमेंट कर सकते हो, वैसे ही इन सर्टिफिकेट्स में एक डायनेमिक क्यूआर कोड होता है जिससे उस एंटिटी के बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताया जाए आप लोगों को? रुको ज़रा, एक प्यारी सी चीज़ बताऊं। चलो, हम लोग तुम्हें ना पोर्टल बताते कि कैसा दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप आपकी एंटरप्राइज को रजिस्टर करा सकते हो एज ए एमएसएमई। यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, मतलब आप लोग भी देख सकते हो। यहाँ पर सी जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इवन इन एसबीआईएल या फिर कंपनी लॉ, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं बस लिखा हुआ है और हमको ऐसा कैसा पढ़ना या लर्न करना, बिल्कुल भी नहीं है। यू आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी सून, इट मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस है इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड हियर। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द उद्यम रजिस्ट्रेशन, आप नई एंटरप्राइज हो जो अभी तक एमएसएमई की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है। मैं गई उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, आप देख सकते हो लिख रखा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। ठीक है, बेसिकली कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो दीदी, सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर से हो सकता है। दिख रहा है यहाँ पर, आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको आपका आधार नंबर ऐड करना है, आपकी एंटरप्रेन्योर का नाम क्या है वो बता दो। ठीक है, आपका नाम क्या है इस पर आधार आपको वो बताना रहेगा। ठीक, ये जो आधार नंबर है वो प्रोपराइटर का चाहिए होगा, प्रोपराइटरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर का चाहिए होगा, एचयूएफ का में कर्ता का चाहिए होगा। सभी सेम चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, देखो एक बारी। ठीक है, इसी तरह से आप अपना ओटीपी जनरेट कर दोगे। अभी तुम्हारे लिए मैंने ये चीज़ लाई है, एक बार देखो इसे। इज इट विजिबल? अभी विजिबल है हमें?
अभी वैसा ही सेम केस हो गया, रुको रुको रुको। ठीक है, आराम से देखो, ये एक सैंपल है आप लोगों के लिए। इट्स अ सैंपल जहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है हमें। तो हमें पता चल गया, हमें आधार नंबर डालना है, ओटीपी, यू हैव टू मेंशन योर नेम, आपका ओटीपी आ जाएगा, आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, यू कैन कंटिन्यू विथ उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पैन वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपको, आपका पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। अगर हमारी कंपनी एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी या ट्रस्ट है तो हमें पैन नंबर डालना है यहाँ पर। अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना, इधर ड्रॉप डाउन में आ जाएगा कि आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपका पैन नंबर, अगर प्रोपराइटर हो तो, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ बताओगे आप, पैन वैलिडेट किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आईटीआर फाइल किया है क्या, जीएसटी है या जीएसटी नहीं है आप लोगों के पास। फाइनली आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन में बताया जाएगा कि आपका नाम क्या आएगा एज पर पैन, और आधार बता दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी तरह की ओनरशिप है आप लोगों की, ये ना अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा यहाँ पर। इसमें बहुत डिटेल में वी विल नॉट गो ऑब्वियसली। ठीक है, नेम ऑफ एंटरप्राइज, जैसे हिंदी में बोलते हैं आपकी उद्यम का नाम, आपकी प्लांट का नाम क्या है, लोकेशन क्या है यहाँ पर। ठीक है, पूरी की पूरी लोकेशन हमें यहाँ पर बतानी रहेगी। फाइनली स्टेटस क्या है, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बैंक की डिटेल्स यहाँ पर बता दो। ठीक है, आई होप जो मेन टास्क था वो आप समझ चुके हो। क्या प्रैक्टिकली समझ आ गया कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। देखो फिर क्या बोला गया, ये आपका अमेंडमेंट आया था है ना, ये अमेंडमेंट आया और बोला है यहाँ पर जो प्रोविजन एप्लीकेबल होता है उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट के लिए वो मान लेंगे यहाँ पर हम लोग सेम। मतलब क्या है दीदी, सी बहुत सारी माइक्रो एंटरप्राइजेस होती, इवन तो वो माइक्रो है, उनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर विद इन द लिमिट है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती एज अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उन्हें हम कौन सी एंटरप्राइजेस बोलते हैं, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, बिकॉज वो रजिस्टर्ड ही नहीं है अभी तक। तो उस इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी हम फॉर्मल एम्बिट में लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चले टोटल इंडिया में कितनी माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, टर्नओवर कितना है, यहाँ पर कितना अर्निंग हो रही है, उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कौन से गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही है। सो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट कि उस इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी एक फॉर्मल एम्बिट में लेकर आए, और इसीलिए उन्होंने बोला दैट द सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसे हम लोग इक्वल मान लेंगे, इट वुड बी ट्रीटेड एट पार, पार मतलब इक्वल मान लेंगे, उसे हम लोग इक्वल मान लेंगे जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर आपके पास उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म वाला सर्टिफिकेट है तो उसे भी हम इक्वल ट्रीट करेंगे जैसे कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, और आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलते हैं। क्या ये क्लियर है? जैसे मान लो तुम्हें जाना है घूमने, तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें परमिशन चाहिए मम्मा की भी और पापा की भी, ठीक है, तुम गए 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 गए, मम्मी से पूछा, मम्मी को मना लिया, मम्मी की परमिशन मिल गई है। अब तुम गए पापा के पास, तो पापा ने बोला ठीक है मम्मी ने परमिशन दे दी है ना, जा, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, ऐसे इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनके पास उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है उन्हें इक्वल ट्रीट कर दिया जाएगा जैसे उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पर। डन है? क्या ये क्लियर हुआ? तो उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म से अगर किसी के पास सर्टिफिकेट, इट विल बी ट्रीटेड एज इक्वल जैसे कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, परफेक्ट भूमि। ठीक है, पहले बेटा जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस थी ना, तो उस टाइम पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होता था मैंडेटरी, उस टाइम पे उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म होता था। तो उन एंटरप्राइजेस के पास ये हो गई, अभी आपके सिलेबस में कुछ भी उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का गिवन नहीं है। ठीक है,
यह है बेटा उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। ये पहले होता था, एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है, और इस टाइप का कोई भी सिलेबस में आपका नहीं दे रखा है अबाउट यूएपी। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसे इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, आखिरकार बेनिफिट्स क्या है? मैं लूँ क्यों उद्यम रजिस्ट्रेशन? मुझे नहीं लेना, मैं हूँ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, बट आई डू नॉट वांट टू टेक उद्यम रजिस्ट्रेशन। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द उद्यम रजिस्ट्रेशन? पहले तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, इसे देखो मत, ठीक है? तुम दिमाग लगाओ कि क्या बेनिफिट है। हमने पूरा प्रोसेस देखा। सबसे पहले तो दीदी प्रोसेस ऑनलाइन है पूरा, डॉक्यूमेंटेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑनलाइन है, पेपरलेस है। साथ ही साथ हमको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, और सबसे बड़ा बेनिफिट, पैसे नहीं देने हैं, कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है? एक बार आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया वो सालों साल वैलिड रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट, प्रियांशी ने बोला दीदी सारा ऑनलाइन है, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है? पेपरलेस है, लेस टाइम, परफेक्ट भूमि, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ग्रेट गौरव। पेपरलेस है, यस अर्शी गुप्ता, भूमि लोधी, एकदम परफेक्ट आंसर्स, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या है? बाकी बच्चे तो ठीक है दे रहे हैं ना ये लोग आंसर, आप क्यों मेहनत करो? सही बात है, नहीं करना। परफेक्ट साधक, सेविंग ऑफ टाइम, यस साक्षी। मतलब अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन समझ आ गया है तो आप उसके बेनिफिट्स भी बता सकते हो। परफेक्ट प्रियांशी, एक रजिस्ट्रेशन मल्टीपल एक्टिविटीज, ठीक है? लेट्स सी कि क्या क्या बेनिफिट्स जो आपने बोला वैसा ही कुछ है क्या? एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पेपरलेस है, साथ ही साथ ये कैसा है? सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस्ड है, ऑनलाइन है, पेपरलेस है, कोई भी नीड नहीं है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन की। इट मीन्स एक बार मैं रजिस्टर हो गई एज ए एमएसएमई, मुझे रिन्यू नहीं करवाना, जैसे 5 साल बाद फिर से रिन्यू कराओ, 10 साल बाद फिर से रिन्यू कराओ, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। देर इज़ नो नीड ऑफ रिन्यूअल या फिर रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट इज एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैन बी कैरीड आउट। कितनी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप यहाँ पर कैरी आउट कर सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया ना, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती हूँ, सर्विस भी कर सकती हूँ, तो मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हो एक ही रजिस्ट्रेशन में। फिर बोला गया है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हेल्प करता है एमएसएमई को, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। ये गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देता है। जैसे कि क्या बेनिफिट मिलता है, आप आगे स्कीम्स भी पढ़ने वाले हो मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि आपको कुछ क्रेडिट मिल जाएगा, गारंटी दे देगा गवर्नमेंट बिना कोलैटरल के। दूसरा है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, इट मीन्स गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एक परसेंटेज फिक्स कर देगा कि हम आपसे ही परचेज करने वाले। यू नो इंडिया में हु इज़ द बिगेस्ट परचेजर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट परचेजर, इज़ द बिगेस्ट बायर। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देगा कि हम इतना परसेंटेज कहाँ से खरीदेंगे? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से खरीदेंगे। दैट इज पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। आपको एडिशनल एज मिलने वाला है, गवर्नमेंट टेंडर में आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है, यहाँ पर ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप एमएसएमई हो, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रॉम बैंक्स? बैंक्स को बोल दिया जाता है कि आपको इतना पैसा तो एमएसएमईज को देना ही है, इतना लोन तो एमएसएमई को देना ही है। सो इफ़ यू आर ए एमएसएमई, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया है, इन दैट केस आप एलिजिबल हो जाओगे। बैंक्स पहले आपको प्रायोरिटी देने वाला है लेंड करने में, पैसे देने में। तो बैंक को आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पहले आपको पैसा मिलेगा बिकॉज बैंक को बोला गया इतना पैसा तो हमें एमएसएमईज को देना ही है, प्रोवाइड करवाना ही है। हर एक बैंक को गाइडलाइन दी गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। डन? यस भूमि, ऑब्वियसली। क्या ये क्लियर है? पांचों के पांचों बेनिफिट्स हमारे दिमाग में गए? क्या गए? ये साधक दोनों के लिए है, ठीक है? बस यही पॉइंट बोला गया है, कोई भी पर्सन
जो चाहता है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस बनाना, उसे क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। कौन सी अथॉरिटी के पास, उद्यम रजिस्ट्रेशन में उसको एक एप्लीकेशन की तरह मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा, जो भी स्पेसिफाई कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, नॉर्मली है बेटा, अगर आप चाहते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बनाना तो आपको एक मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है, उसका कौन सी अथॉरिटी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटी बताई है उनके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटी बताई है उनके साथ आपको एक नॉर्मली मेमोरेंडम, एक तरह का एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करना रहेगा। हाँ बच्चा बोलो, किस में डाउट है, आराम से बताओ। यस मालिनी, फिर आप रहोगे नहीं, फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो, चाहे आप माइक्रो हो, चाहे आप स्मॉल हो, चाहे आप मीडियम हो, सबको सेम बेनिफिट्स मिलते हैं। पर अगर आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट मीडियम से ज़्यादा हो जाता है तो पता चल जाएगा, बिकॉज रजिस्टर्ड हो आप, इन दैट केस आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है अंशु गोयल, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन ऑल्सो। स्टार्टअप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है क्या? सी विनीत, स्टार्टअप और एमएसएमई दोनों अलग है ना। इस चीज़ को रिपीट करें तो अगर आप नॉर्मली आपका स्टार्टअप हो लेकिन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर विद इन द लिमिट है, आप रजिस्टर कराओ एज अ एमएसएमई। पर वहाँ पर स्टार्टअप कभी भी ऑप्शन नहीं आएगा, इधर आपको यहाँ पर प्राइवेट कंपनी बताना रहेगा या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कौन से पॉइंट में डाउट है हमें? बेनिफिट्स का फोर्थ पॉइंट बेटा ये और क्लियर हो जाएगा, सिंपली लैंग्वेज में समझो। इफ़ यू आर ए एमएसएमई, अगर आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो तो गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगी। ठीक है, जिसमें से पहला बेनिफिट हो सकता है आपको क्रेडिट पर पैसे मिल जाएंगे बिना कोलैटरल के। गवर्नमेंट पहले आपसे सामान खरीदेगी, जिसे बोलते हैं पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी यहाँ पर। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे। टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, सिंपली सेज इफ यू आर एन एमएसएमई और आपको चाहिए बैंक से लोन। जनरली एमएसएमईज को, जनरली अगर आप कोई एंटरप्राइज होगी तो इजीली लोन नहीं मिलता है बैंक से, बट अगर आप एमएसएमई हो और आपको बैंक से लोन चाहिए, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर उद्यम, ठीक है, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, तो उस केस में बैंक आपको पहले लोन देने वाला है, पहले लेंडिंग करने वाला है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगी, मतलब पहले हम आपको पैसा दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन, पहले हम आपको लेंड करेंगे, क्योंकि बैंक को बोला गया है इतना परसेंटेज आपको एमएसएमईज को लोन देना ही पड़ेगा। तो इफ़ यू आर एन एमएसएमई जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है, इन दैट केस आपको बेनिफिट मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। डन है? ठीक है, अभी तक तो ये तो ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है बच्चा लोग, ये तो काफी इजी चल रहा है। See how are you finding this chapter? This chapter is quite easy, काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? AB Handicrafts Private Limited is a family-owned company based in Jaipur, specializing in the manufacturing and export of handcrafted textiles and home decor items. The company has been operating for the past 15 years and has established itself as a prominent player in the handicraft industry. Company seeks your professional advice on the criteria for classification of micro, small and medium enterprises. क्या आप क्लासीफाई कर पाओगे यहाँ पर? क्या क्राइटेरिया बता सकते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का? पढ़कर आए पूरी की पूरी टेबल हम लोग? यू कैन डेफिनेटली टेल अस द क्राइटेरिया ना, क्राइटेरिया बता सकते हो? इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, ठीक है, 1 करोड़, 5 करोड़, ये हमारी माइक्रो है। फिर आपको स्मॉल का बताना है, देन आपको मीडियम का बताना रहेगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ये आपको करना रहेगा। एंड इस तरह से आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता सकते हो। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोला है, किस तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्लासीफाई होगी।
अभी तक जो भी पढ़ा है लेट अस रिवाइज, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वी हैव स्टार्टेड विथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जहाँ पर हमने देखा किसे माइक्रो बोला जाएगा, किसे स्मॉल और किसे मीडियम एंटरप्राइज बोला जाने वाला है। 1 करोड़, 5 करोड़, इंटू 10 करेंगे 10 करोड़, 50 करोड़, इंटू 5 करेंगे देन 50 करोड़ एंड 250 करोड़। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा अपॉइंटेड डे क्या होता है। अपॉइंटेड डे सप्लायर के लिए ज़रूरी है। सप्लायर मतलब कौन, एमएसएमईज जो गुड्स सप्लाई कर रही है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, गुड्स एक्सेप्ट हुए हैं, वहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, उसका जो नेक्स्ट इमीडिएट डे मतलब 16th डे अपॉइंटेड डे हो जाएगा। बोर्ड क्या होता है यहाँ पर, बोर्ड एज पर सेक्शन 3 नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सप्लायर कौन होगा यहाँ पर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होगा। स्टेट के हिसाब से हर एक स्टेट का स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा। एंड लास्टली कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि गुड्स को सेल कर रही है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने क्लियर करी। देन वी हैव सीन कि आपकी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसा है बोलना है आपको, रिवीजन आपके लिए करवाया जाता है इतनी बार। उद्यम रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा ऑनलाइन है, ओके, पेपरलेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट उद्यम रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, यहाँ पर कोई भी फीस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली आपको सिर्फ आधार नंबर चाहिए होगा। सोल प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर का, पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर का, एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर चाहिए आपको, ठीक है। इफ़ यू आर अ कंपनी या फिर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट या एलएलपी, तो जीएसटिन भी चाहिए, पैन भी चाहिए और आधार नंबर भी चाहिए। आप सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। एंड सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कैरी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विसिंग भी। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा यहाँ पर क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आपने रजिस्टर करा दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बेनिफिट क्या है यार, कोई पैसा ही पे नहीं करना, फीस पे करने की ज़रूरत नहीं। पेपरलेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोई भी रिन्यूअल नहीं कराना है रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। आप एक रजिस्ट्रेशन से मल्टीपल एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम्स का आपको बेनिफिट मिलने वाला है विच इज़ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, टेंडर में। एंड लास्टली बैंक से आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। अगर आप एमएसएमई हो तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। अगर ऐसी कोई इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को फॉर्मल एम्बिट में लाने के लिए हमने क्या बोला, ऐसी कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस है जिसके पास उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है, उसे भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा, एट पार ट्रीट किया जाएगा विद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसे भी सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले। ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा, जो भी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने बताई है उसके पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है, शांति मिली थोड़ी सी, ठीक है, डन। अभी एक और चीज हम देख रहे हैं विच इज एनएसआईसी। पढ़कर आए थे हम लोग सप्लायर में। एनएसआईसी क्या होता है, नेशनल इंडस्ट्रीज और अभी अभी हम लोग सप्लायर की डेफिनेशन में देखा था। ये बोलता है एनएसआईसी, हम भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए आए हैं और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम बेनिफिट देने वाले हैं अगर हम आपने इधर रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हो उनको सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है, मतलब एक ही पॉइंट पे आप रजिस्टर करवा दो। दीदी रजिस्टर क्यों करवाए, अभी तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया ना। इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, गवर्नमेंट आपसे परचेज करने वाली है। समझो तुम अभी तक सोल प्रोपराइटरशिप थे, तुम्हारे से इतना परचेज नहीं होता था। जैसे ही आपने अपने आप को रजिस्टर कराया अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन, तो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि इतना परसेंटेज तो हम आपसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो अपने तो मजे मजे हो गए ना। सो इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर एनएसआईसी तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, इसमें मीडियम नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या मिलने वाला है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट परचेजेस। इट मीन्स गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे परचेज करेगी। द वॉल्यूम इज एब्सोल्युटली फाइन रश्मि ठाकुर, आई थिंक देर इज अ प्रॉब्लम इन योर डिवाइस। आप प्लीज अपने डिवाइस का वॉल्यूम रेज कर दो, ठीक है, बिकॉज हियर द वॉल्यूम इज अप।
जो भी यूनिट्स आपके सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर है एनएसआईसी में, वो एलिजिबल हैं, उन्हें बेनिफिट मिलेगा अंडर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। अगेन क्या है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी? यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे परचेज करने वाली है, पब्लिक ज़्यादातर आपसे परचेज करने वाली है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर एनएसआईसी। तो किसको बेनिफिट मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। सबसे पहला गवर्नमेंट परचेज करेगी, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। देखो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर से हो, अगर एमएसएमई है या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल हो जाओगे एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके मन में आ सकता है, ठीक है, कि हमें कब एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ एट ऑल अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन भी आपको मिल सकता है, आप एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा बच्चा लोग, जस्ट गिव मी अ क्लैरिफिकेशन, क्या वॉल्यूम कम है या इज द वॉल्यूम फाइन? बिकॉज यहाँ से द वॉल्यूम इज हाई। क्या वॉल्यूम कम है या वॉल्यूम सही है हमारी? एक बार क्लैरिफिकेशन दो, परफेक्ट है या कम है? इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट, राइट बच्चा? आई थिंक बेटा जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपका डिवाइस का इशू होगा, प्लीज एक बार उसे चेक करवा लो। ठीक है, यस एग्जैक्टली, आप अपने डिवाइस के इंक्रीज कर दो ना वॉइस, ठीक है। चलो, तो हमें क्या समझ आया, ऐसी कोई एंटिटी जिसका उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर सकती? एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन ले सकती है। अगर एनआईसी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? आपको गवर्नमेंट परचेजेस में बेनिफिट होगा, आप उधर पार्टिसिपेट कर सकते हो, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में भी आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए? उद्यम रजिस्ट्रेशन तो देख लिया, फॉर द एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, या फिर आप अपनी एक एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो ऑफलाइन। एनएसआईसी के ऑफिस पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो ऑफलाइन। जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, एनएसआईसी आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा जोनल ब्रांच पर या फिर सब ब्रांच पर, क्योंकि आपकी एमएसएमई का टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे। दीदी समझा दीजिए, तो समझिए एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। अच्छे से देखना, एक चार्ट बना के पूरी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो कोई भी एमएसई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वो एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन ले सकती है बाय 2 मोड्स। 2 मोड क्या है? या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन तो बात खत्म हो गई है, ऑफलाइन में अभी बात शुरू हुई है। ऑफलाइन में क्या बोला गया है यहाँ पर? जब भी आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे, एनएसआईसी आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगी। तो एनएसआईसी, आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करी एनएसआईसी को, एनएसआईसी किसको फॉरवर्ड करेगी? ओ चलो, नहीं हट जाओ सब। एनएसआईसी किसको फॉरवर्ड करने वाली है? एनएसआईसी फॉरवर्ड करेगी आपकी जोनल ब्रांच को। यहाँ पर देखते जाओ, जोनल ब्रांच या फिर सब ब्रांच को। जोनल ब्रांच और सब ब्रांच को, इन्हें क्यों फॉरवर्ड किया जा रहा है बच्चा? ये टेक्निकल इंस्पेक्शन करने वाले, ये देखने वाले आपकी यूनिट एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सब ब्रांच और जोनल ब्रांच को हमने फॉरवर्ड किया। ये लोग टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे आपकी यूनिट का, चेक करेंगे आपकी यूनिट को, टेक्निकल इंस्पेक्शन करने आएंगे, सच में देखेंगे, टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे यूनिट, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे यूनिट का, उसके बाद उनका जो भी रिकमेंडेशन होगा
इसको फॉरवर्ड करने वाले हैं और अपना रिकमेंडेशन वो फॉरवर्ड कर देंगे NSIC को, ठीक है। आफ्टर दैट का जो भी रिकमेंडेशन है कि इसको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो फॉरवर्ड कर देंगे। आफ्टर दैट फॉरवर्ड करेंगे देयर रिकमेंडेशन टू NSIC। क्या ये क्लियर है? डन है? अभी समझा? सो NSIC रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं? NSIC रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन के लिए आप एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे NSIC को, NSIC फॉरवर्ड करेगा अगर जोनल ब्रांच को या फिर सब ब्रांच को। ये आपकी यूनिट का टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे और उनका रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेंगे NSIC को। फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है? इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलेगी और NSIC आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी। जैसे ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलेगी NSIC आपको रजिस्ट्रेशन देगी। इसे भी मैं लिख देती हूँ आपके चार्ट में। आफ्टर रिसीविंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद NSIC विल गिव रजिस्ट्रेशन। सी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट हो जाता है हमारा NSIC का रजिस्ट्रेशन। एंड आई होप वी ऑल आर क्लियर इन दिस पार्ट। NSIC रजिस्ट्रेशन कैसा है? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है। किसके लिए है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सिंगल पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन स्कीम हो जाएगा। ऐसे एंटरप्राइजेस जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो क्या करवा सकते हैं? NSIC का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। NSIC का रजिस्ट्रेशन करवाने से बेनिफिट क्या मिलेगा? गवर्नमेंट परचेजेस में, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में। कैसे आप लोग NSIC का रजिस्ट्रेशन कराओगे? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उस केस में आपको प्रोसेस यहाँ पर नहीं बताया गया है, बट ऑफलाइन कैसे रजिस्टर कराना है? आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो NSIC के ऑफिस पे, NSIC फॉरवर्ड करेगा जोनल ब्रांच और सब जोनल ब्रांच को। वो क्या करने वाले हैं? यहाँ पर टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे यूनिट का, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट NSIC को भेजेंगे एंड आफ्टर दैट इंस्पेक्शन रिपोर्ट NSIC आपको रजिस्ट्रेशन कर देगा यहाँ पर। एम आई क्लियर? सी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही मोड्स में टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा, ठीक है? दोनों ही मोड में होगा, है ना? एनलिस्टेड बेसिकली भूमि बस इतना ही बोल रहा है, जो भी यूनिट्स लिस्टेड है सिंगल पॉइंट में, एनलिस्टेड इज लिस्टेड ओनली, है ना? जो भी यूनिट्स बताई गई हैं, ठीक है? देखो जरा क्या क्या बेनिफिट्स है MSME को, जिसका वैलिड रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर भी MSME नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ठीक है? और कौन से रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है? NSIC रजिस्ट्रेशन है। अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी NSIC रजिस्ट्रेशन करा दिया? सबसे पहला, इशुएंस ऑफ टेंडर सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं, हम सभी को पता है। तो इफ़ यू आर अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज तो टेंडर में आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और वो टेंडर इशू किए जाएंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस आपसे नहीं ली जाएगी। इट विल बी इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड बोला गया है आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इस एग्जाम्प्ट आपको रिलैक्स किया जाएगा किस चीज़ से? पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से। देखो जनरली क्या होता है, कुछ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम बोलते हैं कि आपको ये पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, प्री मनी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। हॉस्टल्स और पीजीज में अगर कभी गए होंगे तो उनको बोला जाता है कि 2 महीने का पहले पैसा आप डिपॉजिट कराओ, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बट अगर आप MSc हो जिसने NSIC रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कोई भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करवाना है आपको, आपको एग्जम्पशन दी जाएगी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराने से। पहले फोर्थ पॉइंट देखोगे, ये है कंसोर्टिया फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग। इसका मतलब क्या? 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस मिलकर, ठीक है,
आपको गुड्स प्रोवाइड कर सकती है या आपको सर्विसेज दे सकती है। कंसोर्टियम मतलब क्या होता है? मिलकर। हो सकता है आपने कभी सुना होगा कंसोर्टियम फैसिलिटी बैंक्स की, जब ज़्यादा बैंक्स मिलकर साथ में लोन देते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर कंसोर्टिया फैसिलिटी क्या बोलती है? हमारी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज साथ में मिल जाएगी और साथ में मिलकर आपको गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर सप्लाई करने वाले। तो अगर आपने NSIC रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो कंसोर्टियम फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। थर्ड तो अब समझाऊंगी ना। पेशेंस बच्चा लोग, पेशेंस मेरे नादान परिंदे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में कोई डाउट है? एडवांस पेमेंट ना काफ़ी चीज़ों का होता है साधक सपरा, ठीक है, कि आपको एडवांस में इतना पैसा देना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, तो उसमें होता है कि एडवांस इतना पेमेंट करो डिपॉजिट के फॉर्म में, कि कहीं आपने बोल दिया वापस से आप मना तो नहीं कर दोगे, तो आपको डिपॉजिट के फॉर्म में एडवांस पैसा देना होता है। ऑब्वियसली वो डिपॉजिट है तो कहीं ना कहीं आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हाँ रोड वोड सारे मैं ही कंस्ट्रक्ट करके दूंगी, तो फॉर अ सेफर साइड वो जो पार्टी आपसे डिपॉजिट ले लेगी 2 लाख रुपए, ताकि आप बाद में मना ना कर दो। तो ये डिपॉजिट लेने की रिक्वायरमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में नहीं है। थर्ड पॉइंट देखें, चलो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर? कुछ समझ नहीं आएगा पढ़ोगे तो, मैं ही समझाऊंगी वो, पर पढ़ लो, ठीक है। इन टेंडर पार्टिसिपेटिंग MSEs quoting price within the price band of L1 plus 15% shall also be allowed to supply a portion up to 25% of requirement, bringing down their price to L1 price where L1 is non-MSEs। अभी समझना चीज़ों को, क्या बोला गया है। दो एंटरप्राइजेस होती है, देखो ये तो है आपकी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस और ये है आपकी नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। एकदम क्लियर है पिक्चर? ये वाली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, थर्ड पॉइंट समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, ये नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, ठीक है। गवर्नमेंट को परचेजिंग करनी है, गवर्नमेंट ने दोनों से अपनी प्राइस पूछी कि हमें खरीदना है, तुम कितने में दोगी। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से भी पूछी और नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से भी पूछी, ठीक है दीदी, दोनों से पूछ लिया प्राइस हमने। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये जो नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है इससे पूछा तुम कितने में दोगी, ये बोलती है 100 रुपीज़ में। इसकी जो प्राइस है इसे हम बोलते हैं L1, क्या बोलेंगे? L1 बोलेंगे। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से पूछा तुम कितने में दो, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बोलती है हम देंगे 110 में। क्या ये क्लियर हो गया है? समझ आ गया? गवर्नमेंट दोनों से पूछ रही, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से भी, नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट का बेनिफिट कहाँ पर है? दीदी ऑब्वियसली नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में है, पर क्योंकि वो चाहती है कि इन लोगों का आगे इम्प्रूवमेंट हो, तो गवर्नमेंट इन्हें बोलेगी सुनो, क्योंकि तुमने जो प्राइस बताया वो प्राइस बैंड विद इन 15% में है, L1 के विद इन 15% में है, L1 प्लस 15% में है, यहाँ पर L1 प्लस 15%, मतलब 100 प्लस 15%, विच इज अगर 115 तक ही तुमने प्राइस बताया है, मैक्सिमम 115 तक तुमने प्राइस बताया है, तो हम तुम्हें बोलेंगे सुनो, क्या तुम अपनी प्राइस 100 पर ला रही हो? क्या गवर्नमेंट बोलेगी इसको, क्या तुम अपनी प्राइस 100 पर ला रही हो? अगर ये बोलती यस हम 100 पर ला रहे हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से कितना खरीदेगी? 25% खरीदेगी अपनी टोटल परचेजेस का। सो टोटल परचेजेस का कितना खरीदा जाएगा? 25% खरीदा जाएगा। दैन फिर गवर्नमेंट विल परचेज 25% ऑफ इट्स टोटल परचेज। अभी समझा? क्या दिमाग में गया? प्रियांशी, पीयूष, ऋषि, समझ में आया? परफेक्ट प्रियांशी। नहीं बोले तो नहीं परचेज करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल चेक L1 प्लस 15% में होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बोलती हम तो 150 में बेचेंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पूछती ही नहीं,
क्योंकि ऐप क्या L1 प्लस 15% में होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट 25% खरीदेगी उसकी टोटल परचेजेस का। एक बार पढ़ो, अब समझ आया क्या? रीड ऑल द 4 पॉइंट्स, एक बार आराम से पढ़ो। बढ़िया चीज है, बिल्कुल बढ़िया है। ओके ओके, फोर्थ पॉइंट समझाती हूँ, डू नॉट वरी, फोर्थ पॉइंट समझाते हैं। चलो चलो चलो, डू नॉट वरी। थर्ड क्लियर है हमें, ठीक है, फोर्थ समझाती हूँ। बेटा बहुत इजी, जिसको थर्ड में भी डाउट है, लिसन टू मी वंस अगेन। क्या बोला गया है? एक तरफ है माइक्रो एंटरप्राइज, एक तरफ है नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट को परचेजिंग करनी है, गवर्नमेंट विल आस्क बोथ ऑफ द एंटरप्राइज कि तुम्हारी प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बोलती हमारी प्राइस 110 है, नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बोलती हमारी प्राइस 100 रुपीज। जो प्राइस होगी नॉन MSEs की, उस प्राइस को हम बोलते L1, ठीक है। उसे क्या बोला है हमने यहाँ पर? L1 बोला है। अगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की जो प्राइस है वो L1 के 15% के अंदर है, L1 प्लस 15% के अंदर है, यस, इसका 15% 115 है, 115 तक के अंदर है। गवर्नमेंट को बेनिफिट, गवर्नमेंट भी तो देखेगी ना किधर ज़्यादा पैसा जा रहा है, किधर कम पैसा जा रहा है, बट गवर्नमेंट वांट्स कि वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से ही परचेसिंग करें। तो गवर्नमेंट विल आस्क माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्या तुम अपना प्राइस रिड्यूस करने वाली हो? अगर वो बोलती है हाँ, तो गवर्नमेंट अपने टोटल परचेजेस का 25% कहाँ से खरीदेगा? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदेगा। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ओके। फोर्थ पॉइंट था हमारा कंसोर्टियम फैसिलिटी। वो क्या बोलता है? कभी कभी एक अकेला माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज मिलकर सप्लाई नहीं कर पाता है, उसे सप्लाई करनी है, वो सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इस केस में इफ़ यू हैव NSIC रजिस्ट्रेशन, राइट, तो यहाँ पर 2-3 MSEs मिलकर सप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों MSEs मिलकर क्या करेंगे? यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को सप्लाई कर पाएंगे। लेट्स अज्यूम ये गवर्नमेंट ही है, तो ये सभी मिलकर सप्लाई कर सकते हैं और इसे बोला जाता है कंसोर्टियम फैसिलिटी, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बिकॉज वी नो दिस इज SBIL, और SBIL में केस लॉ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NSIC रजिस्ट्रेशन? तो आपके दिमाग में 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। NSIC रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? एम आई क्लियर? तो सबसे पहले टेंडर इशू करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सेकंड एग्जाम्पशन मिलेगी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से, थर्ड अगर नॉन माइक्रो एंटरप्राइजेस प्राइस बता रही है और वो प्राइस L1 प्लस 15% के अंदर आ रहा है, तो गवर्नमेंट विल परचेज एटलीस्ट 25%, कहाँ से परचेज करेगी? फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से। एंड लास्टली यहाँ पर कंसोर्टियम फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सारे बेनिफिट्स डायरेक्टली लिख कर आने हैं आपको। एम आई क्लियर? क्या ये क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक अभी भी? ठीक है, अभी समझो चीज़ों को। इनिशियली हमने पढ़ा था सेक्शन 3 के अंदर एक बोर्ड बता रखा है, एंड दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बराबर है, एक बोर्ड है दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी हम क्या देखने वाले हैं? इस बोर्ड के अंदर कौन कौन बैठा है, कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। तो वी आर नाउ सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड में कौन बैठा है,
ठीक है, ये टॉपिक एंड में करवाया जा रहा है। द रीजन इज आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक पहले करवा दिया गया था, इसमें बहुत लॉजिकल चीजें नहीं है बट इसमें लर्न करने वाला पार्ट है। ठीक है मैम, एमएसएमई ने रिड्यूस नहीं किया? यस, बिल्कुल मना कर सकती है गवर्नमेंट, बिल्कुल 100% साधक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड मतलब कौन कौन बैठे हैं इस बोर्ड में, कौन कौन लोग होने चाहिए। हम लोग वी विल ट्राई टू लर्न द चीज़ें जो भी है, कौन कौन पर्सन बैठा हुआ है, टू लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, बट इस इनिशियल टॉपिक को एंड में कराना, द रीजन इज सिंपलर बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक इंटरेस्ट, टू डेवलप द इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है थोड़ा सा यू विल फाइंड बोर्डम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ बोरिंग होगा नहीं। वी विल ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ। ये नेशनल बोर्ड में आखिरकार बैठा कौन होगा, कौन कौन लोग यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर होगा मिनिस्टर इंचार्ज। किसका मिनिस्टर इंचार्ज होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज यहाँ पर रहने वाला है, जो कि चेयरपर्सन होगा हमारे बोर्ड का। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं, द फर्स्ट वन विल बी द मिनिस्टर इंचार्ज, और ये पर्सन कहाँ का होने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का। तो एक इंसान होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, राइट। थैंक यू सो मच उज्जवल, राइट, डन। वन पर्सन हियर विल बी द मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का पर्सन होने वाला है, जो भी चेयरपर्सन होगा हमारे बोर्ड का। ये कौन होने वाला है? चेयरपर्सन होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों पीछे रहे, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एक मिनिस्टर आने वाला है, एक मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट का आने वाला है, जो कि वाइस चेयरपर्सन होगा। तो एक पर्सन का होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ही विल बी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। ठीक है दीदी, यहाँ तक तो हमारे दिमाग में चला गया। वैसे मेन पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ वो ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स होने वाले हैं। अभी इसी स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स होंगे जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर कंट्रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। पहले एमएसएमईज का नाम क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था, इसलिए वो लिखा हुआ है। 3 मेंबर्स कहाँ के होंगे? पार्लियामेंट के होंगे, जिसमें से 2 मेंबर्स होंगे आपके लोकसभा के और 1 मेंबर होगा राज्यसभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन याद आया होगा ना। तो 3 मेंबर्स पार्लियामेंट से होंगे, जिसमें से 2 मेंबर्स लोकसभा के और 1 पर्सन कहाँ का होगा? राज्यसभा का होगा। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, तो यूनियन टेरिटरी क्यों पीछे रहे? एक एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ का होगा? यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो 1 विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टी। एक बार जो भी मैंने पेन मार्क किया है वो देखो जरा, कौन कौन होगा। एक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में से आएगा जो कि चेयरपर्सन होगा बोर्ड का। एक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में से आएगा जो कि वाइस चेयरपर्सन होगा। 6 पर्सन कहाँ से आने वाले? 6 मिनिस्टर्स आने वाले अपने स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, फिर 3 मेंबर्स पार्लियामेंट में से आएंगे, 2 मेंबर्स लोकसभा से, 1 मेंबर राज्यसभा से, एंड लास्टली कौन होने वाला है? एक एडमिनिस्ट्रेटर होने वाला है हमारे यूनियन टेरिटरी का। क्या ये क्लियर है? एक बार पढ़ो इसे, वैसे भी लिख देती हूँ। 1 मिनिस्टर ऑफ सीजी, जो कि चेयरपर्सन होगा। किसका चेयरपर्सन होगा? हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई का। मेरे साथ बोलोगे, रिपीट करोगे, रिपीट रिपीट रिपीट, जितनी बार बोलोगे उतनी बार दिमाग में जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वन विल बी द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द एमएसएमई। एक पर्सन कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा जिसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अभी सेक्रेटरी की बात चल रही है तो 4 सेक्रेटरीज और होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
4 सेक्रेटरीज और होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। किन्हें रिप्रेजेंट करने वाले हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड लेबर एंड प्लानिंग, उन्हें करने वाले। तो 4 सेक्रेटरीज अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करने वाले? सबसे पहले कॉमर्स और इंडस्ट्री, दूसरा है पैसा फाइनेंस, थर्ड है खाना विच इज़ फूड प्रोसेसिंग, उसे देखने वाले, उसे एडमिनिस्टर करने वाले, एंड द लास्ट वन इज लेबर। तो 4 सेक्रेटरीज अलग से होने चाहिए। एक चेयरमैन होगा, किसका चेयरमैन होगा? नेशनल बैंक का, ठीक है, चेयरमैन होगा नेशनल बैंक का। तो एक पर्सन हो गया चेयरमैन, वो भी इधर आ जाएगा। मतलब तुम क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, सभी के सभी लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है, सभी के सभी लोग आ गए। एक चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ का? स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक का, वो भी आ गया। किसी को मत रखो, ठीक है ना, कोई रह नहीं जाना चाहिए। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, ये भी आपके नेशनल बोर्ड में आ गया है। फिर कौन आया है दीदी? चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, वो भी आ गया। ये सारे बैंक्स वाली चीज़ें याद रखना है हमें। कैसे याद रखोगे? इधर बैंक के, इधर बैंक के, इधर बैंक के, और भी आ रहा है। एक ऑफिसर कहाँ का होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा। एक ऑफिसर रिजर्व बैंक का यहाँ पर होगा, जिसकी पोजीशन कम से कम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए। अभी तक खत्म हुआ नहीं है ना, अभी भी बचे हैं, अर्शी बचे हैं। चलो फिर से सेक्रेटरी से देखते हैं। एक सेक्रेटरी होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 सेक्रेटरी होंगे जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, फूड को, फाइनेंस को, लेबर एंड प्लानिंग को। एक चेयरमैन कहाँ का होगा? बैंक, बैंक से 3 चीज़ें थी। एक चेयरमैन नेशनल बैंक का होगा, एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक का होगा, एक चेयरमैन होगा इंडियन बैंक एसोसिएशन का, और एक ऑफिसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। इट इज अ पोजीशन, उसमें नहीं जाना, इट्स अ पोजीशन। अमीषा विश्वकर्मा। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सेक्रेटरी से रिलेटेड हैं। फिर ये सब कौन है? बैंक वाले आ गए हैं। आगे जाए। पीएम और प्रेसिडेंट नहीं हो सकते बेटा, उनके बिहाफ पे सारे लोग हैं। अभी कौन आएंगे? 20% आएंगे, और 20% आएंगे। ये 20% किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एमएसएमई को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इन 20% में से एटलीस्ट 3% रिप्रेजेंट करेंगे उस एसोसिएशन को जो कि वुमेन्स में है, जो कि वुमेन्स की एंटरप्राइज है। सो एटलीस्ट 3% किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वुमेन्स की एंटरप्राइजेस को। एटलीस्ट 3% रिप्रेजेंट और किसको करने वाले हैं? एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो 20 में से 3% वुमेन एंटरप्राइज में जाएंगे और 3% कहाँ जाएंगे? माइक्रो एंटरप्राइज में जाएंगे। अभी पता चल जाएगा काजल, कैसे याद होगा, डो नॉट वरी। तो 20% है, 20 में से 3 जाएंगे वुमेन में, वुमेन एंटरप्राइज की तरफ, और 3 कहाँ जाएंगे? माइक्रो एंटरप्राइज की तरफ, ठीक है। 3% ऑफ एमिनेंस, एमिनेंस मतलब ग्रेट नॉलेज वाले मेंबर्स होंगे, नॉलेजेबल पर्सन्स होंगे, ग्रेट पर्सनैलिटी होगी। 3% ऑफ एमिनेंस हर एक फील्ड से होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, एक पर्सन होना चाहिए जो कि वुमेन होगी यहाँ पर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। तो 3% ऑफ एमिनेंस, इसमें से एक कौन होगी? वुमेन होगी, ठीक है। 3% कौन से वाले? एमिनेंस वाले, ग्रेट नॉलेज वाले। लेकिन कम से कम एक किसको रखो? वुमेन को रखो, क्योंकि बिना वुमेन के नहीं करेगा चलेगा काम। तो बेसिकली इस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से आप वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हो, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी एनकरेज यहाँ पर करोगे, प्रैक्टिकली भी ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 रिप्रेजेंटेटिव्स है हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की। सो 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के। एंड लास्ट जिसका आपको इंतजार था, लास्ट है एक ऑफिसर होगा जिसकी रैंक शुड नॉट बी बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक ऑफिसर जिसकी रैंक नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्टली बोल दिया गया है ये बोर्ड को एटलीस्ट हर 3 महीने में एक बार मिलना है। इट मीन्स दे शुड कंडक्ट अ मीटिंग।
हर 3 महीने में एक बार मिलेंगे और मीटिंग कंडक्ट यहाँ पर करेंगे. सो दे शुड मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 months इन ए ईयर. क्या ये क्लियर है? ऐसे तो कैसे होगा? तो हमें रीड करना है, रिकॉल करना है और पूरा का पूरा बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे. ठीक है. चलो चलो. सी CCC ICSI इज अनप्रिडिक्टेबल. यू नेवर नो कभी भी कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो वी कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द टॉपिक कि हाँ यार इसमें तो सिर्फ लर्न करना है तो हम स्किप कर देते हैं. वी कैन नॉट से दैट, है ना. सो दैट इज द रीजन आई एम हियर, दैट्स द रीजन यू आर हियर एंड दैट इज द रीजन वी बोथ आर गोइंग टू मेक इट हैपन. हम इसे लर्न करने वाले हैं. ठीक है. चलो 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 अभी बिना मस्ती के, बिना पंचायती के आ जाओ यहाँ पर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड सेक्शन 3 बोलता है यहाँ पर कौन कौन होना चाहिए. तो एक पर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से, हु विल बी द चेयरपर्सन. एक पर्सन होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से, हु विल बी द वाइस चेयरपर्सन. 6 मिनिस्टर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट से जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहने वाला है. देन आपके 3 मेंबर्स होंगे कहाँ से? पार्लियामेंट से. 2 मेंबर्स लोकसभा के, 1 मेंबर राज्यसभा का होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया तो यूनियन टेरिटरी वाला भी होगा. और एक मेंबर कहाँ का होगा? एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का. फिर हमने देखा एक सेक्रेटरी होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 4 सेक्रेटरीज यहाँ पर होने वाले हैं. क्या होने वाले हैं? 4 सेक्रेटरीज होने वाले हैं. अलग अलग सेक्रेटरीज होने वाले हैं. बेटा मैं चार्ट करवाऊंगी लेकिन एक बार रिकॉल तो करो, तुम्हारे दिमाग में भी तो कुछ जाना चाहिए. चार्ट बनवा दूंगी मैं, है ना. तो 4 सेक्रेटरीज होने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट से. कहाँ कहाँ से होने वाले? लेबर एंड प्लानिंग, फूड प्रोसेसिंग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फाइनेंस से होने वाले हैं. फिर बैंक्स वाले पार्ट आ गए थे हमारे, है ना. बैंक्स में कौन कौन होने वाला है? नेशनल बैंक का चेयरपर्सन होने वाला है, चेयरमैन होने वाला है. द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक होने वाला है. चेयरमैन होने वाला है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का. एंड लास्टली एक ऑफिसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो हमने सेकेंड स्लाइड भी यहाँ पर पूरी कवर कर दी है. लास्टली 20% होंगे जिसमें से 3% वुमेन एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी के 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस को. 3% एमिनेंस के होंगे जिसमें से एक यहाँ पर वुमेन होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, राइट. थर्ड हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के और एक ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया. खत्म. तो अभी चार्ट बनवा के तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग में जो खिचड़ी बनी हुई है उसे क्लियर करते हैं. एक बार फंक्शंस भी देख लो फिर मैं चार्ट बनवा देती हूँ. ठीक है. फंक्शंस क्या है हमारे यहाँ पर? ये जो बोर्ड है, अब इतने सारे लोग हमने देखे, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ गए थे. इन लोगों का फंक्शंस क्या है? ये काम करेंगे क्या यहाँ पर? तो सबसे पहला इनका फंक्शन है दे विल एग्जामिन कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो इनके प्रमोशन और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है? उसे एग्जामिन करने वाले. सेकेंडली दे आर गोइंग टू रिव्यू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनते हैं उसे रिव्यू करेंगे, उसे चेक करेंगे. उसके बाद वो रिकमेंडेशन देंगे ऑन द मैटर्स जो कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए हैं. कि पूरे एक्ट का काम ही क्या है? MSME को प्रमोट करो, उन्हें डेवलप करो. तो कुछ रिकमेंडेशंस देंगे उन्हें प्रमोट और डेवलप करने के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे कि कैसे फंड यूज़ किया जाए. MSMED के एक्ट के अंदर एक फंड बनता है तो उस फंड को किस तरह से यूज़ करना है ये एडवाइस भी देंगे. तो ये क्या करने वाले? ईरा करने वाले, एरा करने वाले हैं. कैसे याद करोगे? एरा करेंगे. ERA एरा करेंगे. ई से क्या है? एग्जामिन द फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन एंड डेवलपमेंट. आर से रिव्यू करेंगे हमारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और उसी आर से क्या रिकमेंड करेंगे कि कैसे प्रमोशन और डेवलपमेंट किया जाए. ए से यू आर गोइंग टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फंड को यूज करना है. सब याद आ जाएगा पीयूष. ठीक है. डन है. चलो अभी तुम्हें ना लिखवा देती हूँ, पूरा चार्ट बनवा देती हूँ.
दिमाग में क्लियर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉपी और पेन निकालो, ठीक है, मेरी शक्ल नहीं देखनी है, लिखना है उधर आप लोगों को, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड जितना रिकॉल होता जाता है लिखते जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड में काफी सारे लोग थे यहाँ पर, ठीक है, तो खत्म ही नहीं हो रहे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला, एक पर्सन कहाँ से आएगा, वन, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल, सा मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो कौन होने वाला है, चेयरपर्सन होने वाला है हमारे बोर्ड का, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होने वाला है, एक आएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि वाइस चेयरपर्सन होने वाला है हमारे बोर्ड का। अभी जैसे ही ये याद आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो याद आ जाने चाहिए। क्या था, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड 6 लोग आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट वाले 6 एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, 6 ही थे ना, लेट मी चेक, हाँ 6 मिनिमम मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे आपके, 6 मेंबर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होने वाले हैं। लिखना है बेटा, लिखना है ना, ट्राई करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, 3 मेंबर्स पार्लियामेंट से आएंगे, 3 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट, जिसमें से 2 कहाँ से थे, लोकसभा से, और एक राज्यसभा से, 2 फ्रॉम लोकसभा और 1 फ्रॉम राज्यसभा। अभी इतना सब कुछ हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ का है, यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है, 1 एडमिनिस्ट्रेटर, 1 का एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। फिर हमारा 1 सेक्रेटरी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद हमने देखा था 4 सेक्रेटरीज थे अलग अलग फील्ड से, ठीक है, 4 सेक्रेटरीज और हैं हमारे, 4 सेक्रेटरीज ये अलग अलग फील्ड से थे। कहाँ कहाँ से थे, एक इसमें था हमारा फूड से, एक है फाइनेंस से, खाना हो गया, पैसा हो गया, एक है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, एंड लास्ट क्या था, लेबर एंड प्लानिंग। तो इनके 4 सेक्रेटरीज और हो जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने हुए वो साधक काउंट करके बताएगा हम सभी को, ठीक है ना। चल, ये हो गया हमारा। उसके बाद जस्ट सी, सेक्रेटरीज हो गए, बैंक वाले देख लेते हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक, नेशनल बैंक का चेयर क्या ये, देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी लिख रही हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर को शॉर्ट में, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, यही थे ना हमारे, लेट मी कंफर्म, यस यस यस, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, बैंक बैंक वाले पॉइंट हो गए ये। और एक और था, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, एक पर्सन कहाँ का था हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 1 ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ तक डन हो गया है। अब वेन एवर यू विल फाइंड कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड पढ़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से पढ़ना रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है। ये पूरी स्लाइड भी हो गई है। ठीक है, शांति मिली, 2 स्लाइड कवर हो गए। लास्ट की 3 स्लाइड आप देखने वाले हो, दिस वन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट 20% रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई, एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई, जिसमें से आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 किस में होंगे, वुमेन एंटरप्राइजेस में, 3 वुमेन एंटरप्राइजेस में, और बाकी 3 माइक्रो एंटरप्राइजेस में। ठीक है, अभी और है, अभी और है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर और क्या थे, 2% हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से थे। अच्छा, 3% एमिनेंस वाले, एक्स्ट्रा नॉलेज वाले हैं। 3% ऑफ एमिनेंस, अभी दिमाग की बात हो गई, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमेन, 1 शैल बी वुमेन, 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के, एंड लास्टली एक हमारा सेक्रेटरी होने वाला है, फिर से जॉइंट सेक्रेटरी, 1 ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, किनका जॉइंट सेक्रेटरी, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। ठीक है। So yes, this was all about our constitution of board, and obviously this was all about your lecture. So I have made it the most simplest, the most simpler part जिससे आप constitution of board याद कर पाओगे. So let's switch on to our तूफानी सा revision. क्या करें तूफानी सा revision? बिल्कुल बिल्कुल अर्शी, बट आई होप इससे बहुत ईजियर हो गया होगा. अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड सिर्फ इससे पढ़ना, दैट इज सफिशिएंट. चलो, चैप्टर एंड नहीं हुआ, आज का लेक्चर खत्म हुआ है. ठीक है, वरना इसके आगे पढ़ाऊंगी ना तो दिमाग में और खिचड़ी बन जाएगी. तो आई नो वेयर टू स्टॉप, वेयर टू स्टार्ट, कितना एक्सटेंड करना है. चलो स्टार्ट करें. तूफानी रिवीजन स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट यहीं से ही करूंगी, सो दैट दिमाग में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. हमें क्लासिफिकेशन पता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. 1 करोड़, 5 करोड़, ठीक है, 10 करोड़, 50 करोड़, फिर 50 करोड़ और 250 करोड़. ये क्या है हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. अपॉइंटेड डे देखा था हमने. अपॉइंटेड डे मतलब क्या हो गया, जिस दिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स है वहाँ से 15 डेज खत्म हो रहे हैं, उसका नेक्स्ट इमीडिएट डे यानी कि 16th डे क्या होगा, आपका अपॉइंटेड डे होने वाला है यहाँ पर. राइट, बोर्ड क्या होता है, नेशनल बोर्ड क्या होता है, सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है. उसके बाद हमने देखा सप्लायर कौन होगा, 3 सप्लायर होते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्मॉल आपका हर एक स्टेट से बेसिस पे जो आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड लास्टली ऐसा कोई कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट जो एमएसएमई के गुड्स को आगे सेल कर रहा है. टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड सेक्शन नंबर 3 बताता है इनमें कौन कौन लोग आते हैं. शांति से मेरे साथ पढ़ो. एक पर्सन होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, ही विल बी द चेयरपर्सन. एक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, वो वाइस चेयरपर्सन होने वाला है. 6 पर्सन स्टेट गवर्नमेंट से आने वाले हैं. 3 मेंबर्स कहाँ से आएंगे बोलना है, 3 मेंबर्स कहाँ से आएंगे, पार्लियामेंट से आएंगे.
आएंगे, 2 लोकसभा का, 1 राज्यसभा का, 1 एडमिनिस्ट्रेटर आएगा यूनियन टेरिटरी का। ये खत्म हो गया पूरा पार्ट। अभी सेक्रेटरी वाले पार्ट में आ जाओ। 1 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, 4 सेक्रेटरी अलग अलग फील्ड से आएंगे, फूड से, फाइनेंस से, कमर्स एंड इंडस्ट्री से, लेबर एंड प्लानिंग से। अभी बैंक वाले बहुत सारे पार्ट्स थे। बैंक वाला हमने क्या देखा, 1 चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक का, 1 चेयरपर्सन है आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन का, 1 चेयरपर्सन है नेशनल बैंक का, 1 ऑफिसर है आरबीआई का नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 20 पर्सन आएंगे टोटल जो रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है, जिसमें से 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वुमेन एंटरप्राइजेस को, 3 रिप्रेजेंट करेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस को। 3 पर्सन होंगे एमिनेंस वाले, 3 से 3 याद करो, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 वुमेन होगी, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के, लास्टली 1 पर्सन होगा हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सभी के सभी लोगों को कितनी बार मिलना है, 3 महीने में एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी रहेगी इन अ फाइनेंशियल ईयर। आफ्टरवर्ड्स हम कहाँ चले गए थे, आफ्टरवर्ड्स हम लोग चले गए हैं हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। हर एक एमएसईज को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है। कैसा है प्रोसेस, ऑनलाइन है, पेपरलेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए हो जाता है, कोई भी फीस फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली आधार नंबर विल बी नीडेड। प्रॉपराइटर में प्रॉपराइटर का आधार नंबर चाहिए, हमारे एचयूएफ में कर्ता का चाहिए, पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर का चाहिए आधार नंबर। अगर आप कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या फिर एलएलपी हो तो जीएसटी और पैन भी चाहिए विद द आधार नंबर। फाइनली एक जैसे ही आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दैट इज सफिशिएंट। उससे आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म से किसी एमएसई को रजिस्ट्रेशन मिला, इट विल बी ट्रीटेड एज इक्वल विद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम क्यों ले रहे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है, फटाफट से मुझे बेनिफिट्स बताओ। पेपरलेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, ऑनलाइन है, कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं, कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। स्कीम्स के अंदर बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है यहाँ पर। आफ्टरवर्ड्स हम गए एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन पे, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। इट इज अ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, कोई बाय बाय नहीं हो रहा है अभी। इट इज अ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम जिसके अंदर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, राइट। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट, गवर्नमेंट परचेजेस का बेनिफिट है। कैसे मिलेगा, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन एप्लीकेशन एनएसआईसी को दिए, एनएसआईसी आगे फॉरवर्ड करेगा जोनल ब्रांच को, सब ब्रांच को, वो टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे आपकी यूनिट का, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आएगी एनएसआईसी के पास एंड अकॉर्डिंग टू दैट एनएसआईसी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दे देगा। बेनिफिट्स क्या है, टेंडर सेट इशू होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सेकंड, एग्जाम्पशन मिलने वाला है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से। थर्ड, कंसोर्टियम फैसिलिटी मिलेगी, 2 या 2 से ज़्यादा एमएसईज मिलकर यहाँ पर लोन ले सकते हैं बैंक से। एंड द लास्ट वन इज हमारा L1+15 वाला। अगर कोई नॉन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसका प्राइस L1 माना जाएगा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज मैक्सिमम उसका 15% ज़्यादा बता सकती है। गवर्नमेंट उसे रिड्यूस करने के लिए बोलेगा 25% ऑफ द टोटल परचेजेस गवर्नमेंट उस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से ले लेगा। एक बार आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इस पर्पज़ के लिए आपकी एंटरप्राइज क्या बोली जाएगी, उद्यम मानी जाएगी। ये प्रोसेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, दैट इज ऑनलाइन, और उस सर्टिफिकेट में होगा डायनेमिक QR कोड। एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो आज बहुत बड़ा बड़ा स्वाहा लिखना पड़ेगा विथ हमारा तूफानी रिवीजन। क्या रिवाइज किया मेरे साथ? ये 2x की स्पीड से हुआ रिवीजन। तुम लोग बोल पा रहे थे, रिकॉल कर पा रहे थे, अगर बोल नहीं पा रहे थे तो आई होप रिकॉल तो कर पा रहे होंगे ना, ठीक है। ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो सब मेरे दिमाग में ऐसे चला गया है, ठीक है। तो मुझे ऐसे फटाफट फटाफट बोल पाती हूँ, और आई होप आप एटलीस्ट रिकॉल कर पाओ। मत बोलो पर सुन के समझ तो पा रहे हो। अदरवाइज प्लीज इसको फिर से देखना, कम स्पीड में देखना, पर देखना। सो फाइनली दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ईजी था, प्यारा था, बट आई विल इंसिस्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज, है ना। इसे प्लीज़ रिवाइज करना, एक बार फिर से रिवाइज करना, तूफानी रिवीजन देख लेना जो तूफान तरीके से हुआ है आज। ओके, आई होप इट्स क्लियर, राइट। लेट मी नो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, गिव योर रेटिंग्स, गिव योर फीडबैक, ताकि हमें पता चले। एंड आग लगा दी है आज हम लोगों ने, ठीक है। फरवरी चैप्टर की नोट्स प्रोवाइड हो चुकी है बेटा,
तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।